दोस्तों नमस्कार। शेयर बाजार का बुलबुला तो फूट गया, लेकिन जिस दिन इस देश की इकोनॉमी का बुलबुला फूटेगा उस दिन क्या होगा। यानी अडानी कांड से जो शेयर बाजार पर असर पड़ा और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों ने भी हाथ पीछे खींच लिया, अंतर्राष्ट्रीय बैंकों ने भी हाथ पीछे खींच लिया और भारत की अर्थव्यवस्था जिस मोदी इकोनॉमिक्स के आश्रय चल रही है उसमें कॉरपोरेट को कितना लाभ मिलता है और इस देश के भीतर की असमानता इस दौर में कितनी बड़ी है। इस देश के भीतर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के जो हालात हैं उसके ठीक समानांतर बेरोजगारी की जो स्थितियां हैं, लेकिन बावजूद इसके इकोनॉमी 5 ट्रिलियन को छूने को बेताब है। सरकार का यह सपना क्या उस बुलबुले पर टिका है जिस बुलबुले के आश्रय शेयर बाजार को पहले विस्तार दिया गया, कॉरपोरेट को लाभ दिया गया और उस वैल्यूएशन के आश्रय दुनिया भर से पैसा भारत में आने लगा। नई परिस्थिति में भारत की इकोनॉमिक के आश्रय जरा समझने की आज कोशिश कर लीजिए कि दरअसल यह बुलबुला फूटेगा तो भारत के लिए कौन सी परिस्थिति होगी। शेयर बाजार का आंकड़ा तो 10 लाख करोड़ का है। यह पूंजी राजनीति तौर पर ही तो थी और यह लाभ सरकार को ही तो मिलता। वह पूंजी हवा हवाई हो गई क्योंकि वो वैल्यूएशन गलत था। लेकिन इस देश के भीतर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं और जिस भी क्षेत्र के जो भी प्रोजेक्ट हैं, अगर वो सारे प्रोजेक्ट्स उन्हीं कॉरपोरेट को मिल रहे थे जिनका बुलबुला फूटा है, तो फिर उस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का होगा क्या। और उसकी संख्या रुपए के लिहाज से अगर 100 लाख करोड़ के पार की है तो फिर इस बुलबुले के फूटने का मतलब इस देश में क्या होगा। हमें लगता है कि आज एक एक परिस्थिति को जरा माइन्यूटली समझने की पहले कोशिश कर लीजिएगा। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि हाल में एक रिपोर्ट निकल कर आई मार्शल्स इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स की तरफ से। उन्होंने बतलाया कि भारत की इकोनॉमी जो 91 के बाद से रिफॉर्म की दिशा में बढ़ी, अगर 1991 में हम चले जाते हैं तो इस देश के टॉप मोस्ट 20 कॉरपोरेट जो थे वह ओवरऑल कॉरपोरेट के प्रॉफिट का 14% कमाते थे। यानी कॉरपोरेट्स बड़ी तादाद में भारत में बिखरे पड़े थे। इसीलिए तो 20 टॉप मोस्ट के पास 14% प्रॉफिट आता था, जो उस वक्त के लिहाज से बहुत बड़ा था। उसके बाद तमाम सरकारें बदलती चली गई, रिफॉर्म की कई दिशा आगे बढ़ी और मनमोहन सिंह आए और मनमोहन सिंह के काल में 2010-11 के बीच में जो जानकारी निकल कर आई मार्शल्स इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स की तरफ से, उन्होंने कहा कि जो 20 कॉरपोरेट थे उनकी हिस्सेदारी प्रॉफिट की 30% तक पहुंच गई। यानी 1991 से 2010-11 तक दुगनी हुई है। लेकिन 2010-11 के बाद 2019 को लेकर जो उनकी रिपोर्ट आई उसमें बताया गया अब 20 कॉरपोरेट का मुनाफा ओवरऑल कॉरपोरेट के मुनाफे की तुलना में 70% हो गया। और यह 2010-11 को लेकर कहा गया, लेकिन 2022 तक यह परिस्थिति 85% तक चली गई और इस 85% में से 50% पर कब्जा 2014 के बाद से जो बढ़ना शुरू हुआ वो 50% पर कब्जा सिर्फ 2 या 3 कॉरपोरेट का ही रहा। यानी कंसंट्रेशन कॉरपोरेट के आश्रय कैसे सिमटते चले गए, यह उसकी एक पहली पहचान है। तो भारत में कॉरपोरेट का होना भी शायद एक पॉलिटिकल प्लेयर के तौर पर राजनीतिक सत्ता ने चुना और उसके आश्रय चीजों को डेवलप करना उसने शुरू कर दिया। अब यहां पर ठीक स्टॉक मार्केट को देखिए और भारत की रियल इकोनॉमी को जब आप देखेंगे तो दोनों के बीच कोई तालमेल नजर नहीं आएगा और कॉरपोरेट के लिए बकायदा एक प्रोजेक्ट सिंडिकेट के तौर पर कार्य करने लगा, जिसके लिए इस देश में तमाम नियम कायदे मोदी सत्ता काल में बनने लगे। एनसीएलटी बनता है, आईबीसी बनता है और हर नियम कायदे जो पुराने तौर पर देश में चल रहे थे कॉरपोरेट के अनुकूल लेकर आते हैं। इसमें थोड़ी और धुंधलापन हटाई और समझने की कोशिश 2015 में जब जियो लॉन्च हुआ, उस वक्त ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर तस्वीर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश भर के मीडिया अखबारों में छपी और यह सवाल उठा कि यह मानिस का है या सरकार का है,
क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर थी। और उस वक्त अगर टेलीकॉम रेगुलेटरी के जो नियम को देखिएगा, पुराने नियम बदले गए, नए नियम लाए गए, बीएसएनएल ध्वस्त होना शुरू हुआ, बीएसएनएल का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर शिफ्ट होना शुरू हुआ। ये सारी चीजें 2015 का हम जिक्र कर रहे हैं। तो मोदी इकोनॉमिक्स की खासियत भी रही कि कैसे कॉरपोरेट के अनुकूल नियम कायदों को बनाना है। उसके बाद आपके जहन में एयरपोर्ट का सवाल तो हाल में उठा, जब 2019-20 के बीच में एविएशन के पुराने नियम को बदला गया और अनुकूल कर दिया गया। जिसको एयरपोर्ट चाहिए, एयरपोर्ट्स अडानीज को चाहिए था, 6 एयरपोर्ट उनके हवाले हो गए। उसके बाद आइए एक पावर सेक्टर के क्षेत्र में हमें लगता है एक जिक्र गोड्डा का जरूर होना चाहिए, जो झारखंड के भीतर गोड्डा पावर प्लांट लगा, जहां से एनर्जी पैदा करके बिजली जो बेची जानी थी वह बांग्लादेश में बेची जानी थी। यानी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर है, कोयला यहां से निकल रहा है। कोयला के तौर पर कोई सबसे बड़ा ताकतवर शख्स है तो वो अडानीज के पास माइंस की पूरी फहरिस्त थी। अब ये सारे सवाल थे, अब एक और वो माइंस खरीदने वाले हैं 7,000 करोड़ जिसका जिक्र हो रहा है, लेकिन वह एनर्जी जाती बांग्लादेश के भीतर में। और उस समय इन्वायरमेंट रेगुलेशन तक को बदल दिया गया। अडानीज के साथ जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन था उसको लेकर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने रेगुलेशंस अमेंडमेंट की दिशा में हाथ बढ़ा दिए। तो कॉरपोरेट के अनुकूल चीजें कैसे होंगी यह खुले तौर पर होने लगा। और इसके ठीक समानांतर मोदी इकोनॉमिक्स ने, जैसे अडानी शेयर बाजार में जो वैल्यूशन का खेल खेल रहे थे, तो अभी तक रिफॉर्म के बाद यानी 91 के बाद भारत में डिसइन्वेस्टमेंट का जिक्र होता था। वह पीवी नरसिम्हा राव के दौर से शुरू हुआ, मनमोहन सिंह के काल तक रहा, लेकिन इस दौर में यानी मोदी काल में और भारत के अमृतकाल के बीच में जो शब्द उभर कर आए वह प्राइवेटाइजेशन और मोनेटाइजेशन के थे। यानी हर चीज को मोनेटाइज कीजिए आप और हर चीज को प्राइवेट हाथों में बेचिए आप। इस दृष्टि से चीजों की शुरुआत होती है और उसके लिए जो बड़ी रकम निर्धारित की जाती है वो सेंटर को कुछ पैसा देना है, कुछ स्टेट को देना है और कुछ प्राइवेट सेक्टर को देना है। लेकिन बनाने की जिम्मेदारी प्राइवेट सेक्टर अपने हाथ में ले और उस लिहाज से वो डेवलप करे। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इन्वेस्टमेंट होगा, पैसा बाहर से आएगा और भारत का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश में खड़ा हो जाएगा। इकोनॉमिक गवर्नमेंट की पॉलिसी इसी कमोवेश इसी परिस्थिति में चलती रही। अब यहां पर हम उस पूरे डाटा के साथ आपके सामने आए, कुछ चीजें और जरा समझिए, क्योंकि इस दौर में बैंकों से जो विलफुल डिफॉल्टर थे वह बढ़ने लगे। हजारों की तादाद में बरस दर बरस विलफुल डिफॉल्टर, यानी हमने कर्ज ले लिया लेकिन हम चुका नहीं सकते हैं, नहीं चुका पाएंगे, यह कहना शुरू कर दिया। दूसरे स्टेज में आया जो बिलियनियर्स थे, जो कर्ज ले रहे थे और जिनके मामले एनसीएलटी और आईबीसी के पास जा रहे थे, वह पूरे तरीके से पॉलिटिकल इफेक्ट के साथ चलते थे। इसीलिए तो जब एक डाटा निकल के आया कि कितनी बड़ी तादाद में लगभग 7,90,629 करोड़ का दावा था वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी के तहत था, उसमें जो रिकवर किया गया वो सिर्फ 2,43,000 करोड़ किया गया, यानी 30%। बाकी 70% कहां गया, किस रूप में गया, यह पहला सवाल था। दूसरा सवाल था कि जो आईबीसी अपने तौर पर काम कर रही थी उसके हर निर्णय राजनीति से प्रभावित इसलिए क्योंकि शुरुआती दौर में 2016 में अगर आप चले जाएंगे 5,893 कंपनियां खुद को दिवालिया घोषित करते हुए सामने आती है और आज की यानी दिसंबर 2022 तक 1,807 का ही मामला निपटता है, बाकियों का नहीं निपट पाता है। उसके भीतर कुछ वित्तीय कर्ज में जो डूबे हुए थे, जहां बैंकों से अपील की गई, उनकी संख्या 2,531 कंपनियों को लेकर थी। यानी राजनीतिक तौर पर कैसे कानूनी प्रक्रिया को दिखलाते हुए इस देश की इकोनॉमी सत्ता और अपने कॉरपोरेट मित्र या करीबियों के अनुकूल करने की परिस्थिति थी। इकोनॉमी का एक नया चेहरा उभरकर सामने धीरे धीरे आ रहा था। दुनिया भर में एक नई परिस्थिति भी निकल कर आई, खासतौर से अडानीज को लेकर। पूरे यूरोप में यह चर्चा इस बात को लेकर अब शुरू हुई है कि एक तरफ तो आप ग्रीन एनर्जी में पैसा लगाते हैं और ग्रीन एनर्जी के लिए बैंकों से भी, अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से भी पैसा लेते हैं, और दूसरी तरफ आप कोल माइंस भी हाथ में लेते हैं और कोयले माइंस के लिए पैसा ग्रीन एनर्जी से ट्रांसफर हो रहा है। क्या ऐसी स्थिति में ऐसा लग रहा है कि सब कुछ पैसे का खेल है? यानी ग्रीन एनर्जी को लेकर कोई
बड़ी रूपरेखा आपके जहन में नहीं है, क्योंकि पैसा तो माइन से भी आएगा, ग्रीन एनर्जी से भी आएगा, इसका पैसा वहां भी ट्रांसफर होगा, वहां से कंपनी एक है। यह एक नए डिस्कशन की परिस्थितियां भी खड़ी हो गई है। तो क्या भारत की इकोनॉमी भी सिर्फ उस पैसे को देख रही है जो किसी भी तरीके से 5 ट्रिलियन तक पहुंच जाए? हमें लगता है इस दायरे को इस रूप में भी समझिए कि अब जब अडानी कांड के बाद शेयर मार्केट को लेकर परेशानी शुरू हुई, तो जो मोदी इकोनॉमी मॉडल का जो सच था वो बिल्कुल लगा जैसे शेयर बाजार है वैसे ही सरकार है। क्योंकि सरकार के जो नुमाइंदे हैं अलग अलग जगहों पर, मसलन आरबीआई के भीतर गुरुमूर्ति साहब हैं, गुरुमूर्ति साहब से पूछा गया कि जो रेटिंग एजेंसी है, जब उन्होंने कम कर दी रेटिंग एजेंसी ने अडानीज को लेकर, तो फिर इसका मतलब है कि आपने अपने तौर पर रेगुलेटरी को भी चिताया नहीं, कुछ काम नहीं किया। उनके जवाब बड़े दिलचस्प हैं। उनका कहना है कि रेगुलेटरी कंपनी ने जब उनको रेटिंग दी थी, चाहे वो S&P ग्लोबल रेटिंग हो, चाहे MSCI हो, तो सवाल उनको करना चाहिए उन्होंने रेटिंग क्यों दी, यानी जवाब वो दें, वो कोई सवाल नहीं करें। यह एक नई स्थिति थी। दूसरी स्थिति सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी उनसे पूछा गया, तो उनका कहना था कि देखिए आपको सेबी पर ट्रस्ट करना होगा, और सुप्रीम कोर्ट अगर सरकार की सोच के साथ नहीं है तो सेबी को लेकर लोगों का भरोसा डिगेगा, और भरोसा डिगेगा तो एक सीरियस डैमेज होगा ग्लोबल मार्केट में जो अभी हो रहा है। तो क्या ग्लोबल मार्केट को धोखा देने के लिए सेबी संस्थान के साथ सुप्रीम कोर्ट खड़ी हो जाए? और चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के बंद लिफाफे को एक्सेप्ट नहीं किया और कमेटी हम खुद बनाएंगे, तो ये एक सरकार की सोच का एक दायरा हम सिर्फ आपके सामने रखना चाहते हैं, क्योंकि सरकार का मानना है कि जुडिशियल साइकोलॉजी जो होती है वह एक लिहाज से वैसी है जिसमें गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया जाए और गवर्नमेंट अपने तरीके से चीजों को चलाए, जबकि गवर्नमेंट को तो कुछ भी लेना देना नहीं है, ये सरकार का रुख है। लेकिन इस दौर में दोबारा लौटिए, जिस इकोनॉमी का जिक्र हम आपसे करना चाहते हैं, उस इकोनॉमी के भीतर का सच क्या है। अगर आपको याद हो तो 2019 में एक ऐलान हुआ था नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, और उसकी जो रकम बताई गई 2021 में यह ऐलान हुआ था। उससे पहले 2019 में ऐलान जो किया गया था वो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का किया गया था, और 2019 में कहा गया था कि 2025 तक 102 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट इस देश की इकोनॉमी को लेकर होंगे। तो 2019, 20, 21, 22, 23 में आकर खड़े हैं। 24 और 25 2 बरस बचे हैं। इस दौर में 102 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर खर्च होना था, और उसके बाद 6 लाख करोड़ के मोनेटाइजेशन का जिक्र सरकार ने अपने तौर पर किया। तो पहले 2021 को सामने ले आते हैं, फिर 2019 में चढ़ेंगे जो 102 लाख करोड़ का जिक्र हम आपसे कर रहे हैं। जो 6 लाख करोड़ का जो पूरा मोनेटाइजेशन पाइपलाइन था, उसके दायरे में वही मिनिस्ट्री और वही प्रोजेक्ट्स थे जिन प्रोजेक्ट्स को लेकर कॉरपोरेट मुनाफा कमाते थे या उनको पैसा मिलता था, या उस पैसे के जरिए वो पैसा बनाते थे। और उसमें जाहिर तौर पर नाम अडानीज का आएगा, क्योंकि रोड, पावर, गैस, माइनिंग, एविएशन, पोर्ट्स, वेयरहाउस, टेलीकॉम, रेलवे और स्टेडियम, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा जहां पर इस देश के मित्र कॉरपोरेट साथ में खड़े हुए आपको नजर नहीं आए। यह 6 लाख करोड़ का था, और 5 साल इसका भी टारगेट रखा गया कि 2025 तक इसको पूरा कर लिया जाएगा और 6 लाख करोड़ का सरकार को फायदा होगा। लेकिन इसको जोड़िएगा जैसे ही आप नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन से, तब आपके जहन में बहुत सारे सवाल इसलिए होंगे क्योंकि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना था वो 2025 में पूरा इसी भरोसे होना था। लेकिन स्टेट के पास पैसा नहीं, कॉरपोरेट पैसा देने को तैयार नहीं, सरकार अपने तौर पर कंगाली की स्थिति इसलिए क्योंकि उसकी जुगाड़ पैसे को लेकर होती नहीं है। तो अलग अलग क्षेत्रों में जाने से पहले जरा यह समझिए कि सरकार की कमाई क्या है, इस इकोनॉमी का बुलबुला अगर फूटेगा तो क्या होगा, क्योंकि सरकार की कमाई सिर्फ टैक्स के भरोसे है। मसलन अगर इस बार के भी बजट को आप देखिएगा तो जीएसटी 9,56,000 करोड़, इनकम टैक्स से कमाई 9 लाख करोड़, कॉरपोरेशन टैक्स 9,22,000 करोड़, यूनियन टेरिटरीज से टैक्स की कमाई 8,408 करोड़, बेसिक एक्साइज ड्यूटी 33,000 करोड़, दूसरी एक्साइज ड्यूटी वो लगभग 2,40,000 करोड़, कस्टम से
2,33,000 करोड़। रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो सेस लगाते हैं वो तकरीबन 45,000 करोड़। कुछ दूसरे सेस लगाते हैं उससे तकरीबन 29,000 करोड़। और इसको जब आप जोड़ना शुरू करेंगे तो आपके जहन में आएगा, अच्छा 33 लाख करोड़ रुपए यहीं से जुगाड़ हो रहे हैं। और भारत की इकोनॉमी के भीतर जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है, अगर उसको भी आप जोड़ देंगे तो 3 लाख करोड़ और जुड़ जाएंगे। यानी सरकार, जैसे आपके जहन में आएगा कि एनर्जी सर्विस 27,000 करोड़ रुपए उसमें है, ट्रांसपोर्ट सर्विस 21,000 करोड़ रुपए उसमें है, कम्युनिकेशन सर्विस लगभग 90,000 करोड़ रुपए उसमें है। ये सारी चीजें बतलाती हैं कि जिस इकोनॉमी का जिक्र है उस इकोनॉमी के बेस में वही टैक्स की परिस्थिति है जिस टैक्स से रियायत के नाम पर सरकार ने अपनी इकोनॉमी को इस देश के सामने रखा और जो ग्लोबल ग्रोथ का चेहरा भारत को लेकर रखा, उसमें कॉरपोरेट का योगदान सबसे ज्यादा। अब जब हम आपसे जिक्र कर रहे थे कि जो 6 लाख करोड़ के मोनेटाइजेशन के पैरेलल में 2019 में लौट जाइए कि 2025 तक 102 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे और उस खर्च करने के बाद हमारी इकोनॉमी तब तक 5 ट्रिलियन की हो जाएगी। लेकिन उसके भीतर जो अलग अलग क्षेत्र हैं, अगर उसको आप देखेंगे तो इस देश के लोगों को क्या फायदा होना है वो बिल्कुल गायब होगा। ठीक वैसे ही है जैसे शेयर बाजार की उछाल जो थी उससे जो छोटे इन्वेस्टर्स थे उनका कोई मतलब ही नहीं था, इन्वेस्टर्स का कोई मतलब नहीं था, ब्रोकर्स को काम मिल रहा था ये आप कह सकते हैं। लेकिन जो सही मायने में पैसा लगाते थे यह सोच कर कि उसके जरिए चीजें डेवलप होंगी, जो इंटरनेशनल बैंक्स थे और जिन्होंने हाथ पीछे खींच लिए और इंटरनेशनली डाउ जोन्स को भी लिस्टिंग से हटाना पड़ गया, वो यूं ही नहीं हुआ है। तो क्या भारत की इकोनॉमी को लेकर जो आईएमएफ भी जो गुलबंद की स्थिति दिखलाता है दुनिया के सामने, क्या वह भी भारत के अनऑर्गेनाइज सेक्टर के क्राइसिस को छुपा रहा है? वो सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर की परिस्थिति को ला रहा है, या गवर्नमेंट जिस भी डाटा को देती है और वो डाटा उसकी अपनी चकाचौंध के अनुकूल रहना चाहिए इसीलिए पूरी ब्यूरोक्रेसी काम करती है? तो क्या ऐसी परिस्थिति है? और अगर ऐसी परिस्थिति है और ये इकोनॉमी अगर ध्वस्त होती है तो देश के भीतर की वो कौन सी स्थिति होगी? बैंक्स के तौर पर क्या काम हो रहा होगा, कैसे वो ध्वस्त होंगे? आरबीआई के सामने कैसा संकट आएगा? इंस्टीट्यूशंस जो फाइनेंशियल है उनके सामने कैसा संकट आएगा? क्योंकि इस दौर में हमने बैंकों को कंगाल होते हुए देखा, आरबीआई द्वारा ना बैंकों को संभाल पाने की परिस्थितियों को देखा, आरबीआई का डिविडेंड सबसे ज्यादा 1,70,75,000 करोड़ तक सरकार को सौंपते हुए देखा। इस देश की जनता का पैसा कॉरपोरेट को कर्ज के तौर पर देना और वही कर्ज लेकर खुद को दिवालिया घोषित करना या फिर उनके जरिए विलफुल डिफॉल्टर के तौर पर नजर आना, यह सारी परिस्थिति बतलाती है कि इकोनॉमी का यह बुलबुला अगर फूटता है तो क्या होगा, और जब पूरा का पूरा ढांचा ही वैसे चल रहा है तो क्या होगा? क्योंकि जो 102 लाख करोड़ का जिक्र है उसमें एनर्जी पर खर्च होना है 24 लाख करोड़। अब एनर्जी के भीतर घुसिए तब आप और क्लियर हो पाएंगे मसला क्या है। मसलन इस 24 लाख करोड़ में से पावर सेक्टर को 11,75,000 करोड़ रुपए, पावर सेक्टर में कौन है भारत के भीतर में, ये बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए आज की तारीख में। जो रिन्यूएबल एनर्जी है जिस पे काम अडानी और अंबानी कर रहे हैं, जो मैक्सिमम कर रहे हैं, उस पर 9,29,000 करोड़। जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है इस पे कौन काम कर रहा है, इस पे भी जाहिर है वही कॉर्पोरेट, जो एक दो मित्रों वाला सवाल है, उन पे लगभग 1,94,000 करोड़ रुपया। जो एटॉमिक एनर्जी है इस पर लगभग 1,54,000, यानी 24,54,249 करोड़ रुपए इस पे खर्च। अब इसके पैरेलल में बाकी क्षेत्रों पर आइए जहां पर आप सोचिए कि कॉरपोरेट किस दिशा में भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर से उस इकोनॉमी में जुड़ा जिसमें 39% सेंटर को देना है, 39% स्टेट को देना है और बाकी 22% कॉरपोरेट या प्राइवेट सेक्टर को देना है। और 2019 के बाद की से परिस्थितियां बतलाती है कि हर क्षेत्र के भीतर एवरेज निकालिएगा तो आपको 20% भी आपके हाथ में नहीं आएगा। तो अगर ये ध्वस्त होती हैं चीजें, जिसका जिक्र बार बार हो रहा है कि अब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमारी कब होगी, सरकार बता सकती है क्या? वो किस रूप में बताएगी वो नहीं बताना चाहती है। अब उसके बाद देखिए रोड पर 19,63,000 करोड़ रखा गया था 2019 में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के जरिए। रेलवे पर उस समय 13,68,000 करोड़ रुपए रखा गया।
पोर्ट्स पर 1 लाख करोड़ रुपए रखा गया, एयरपोर्ट पर 1,43,हजार करोड़ रुपए रखा गया, टेलीकम्युनिकेशन पर 3,20,000 करोड़ रुपए रखा गया। इन सबको मिलाते चले जाइएगा तो लगभग 60, 62, 63, 65 लाख करोड़ तक का यह हिस्सा है, जिसके भीतर का सच यह है कि कॉरपोरेट को जितना लाभ इसके वैल्यूशन से लेना था, जहां जहां वो कुछ काम मिला उसको, अडानीज तो अब सड़क भी बनाने में आ गए हैं, वो जहां जिसको काम मिला उसके जरिए बैंकों से लोन लेना, उस बैंकों के लोन को अपने द्वारा दिए गए पैसे के तौर पर दिखाना। राज्यों की हालत खस्ता है, वो पैसा देने की स्थिति में नहीं, सेंटर अपने दौर पर पैसा देने को तैयार नहीं, तो उसने रास्ता इसी इकोनॉमी का बनाया जिसमें कॉरपोरेट की वैल्यूशन ज्यादा से ज्यादा हो, बैंकों से कर्ज ज्यादा से ज्यादा मिले। क्योंकि इस देश की जो बेसिक जरूरत है, अगर उस दिशा में चले जाइएगा तो आप सोचिए कि सिंचाई पर यानी इरिगेशन पर खर्च 7,72,000 करोड़ 5 साल में, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च 4,10,000 करोड़ रुपए 5 साल में, वाटर और सैनिटेशन पर खर्च 3,61,000 5 साल में, यानी ये लगभग 14 लाख करोड़ रुपया जो 5 साल में ग्रामीण इलाके में था, उसके भीतर थोड़ा और जाइएगा तब आप उस लाख के अंक को भूल जाइएगा। क्योंकि एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे जो 5 साल का डाटा उस समय था जो कमजोर इस दौर में सबसे ज्यादा है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज पर 54,000 करोड़ का 5 साल में, फूड प्रोसेसिंग पर 1,222 करोड़ रुपए 5 साल में, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पर 5,000 करोड़ रुपए। लेकिन अब इसके समानांतर जिस इकोनॉमी का जिक्र बार बार होता है कि भारत, आपने इस दौर में पूरा हॉस्पिटलिटी या हॉस्पिटल या हेल्थ सर्विस का जिक्र हमने नहीं किया, एजुकेशन का भी नहीं किया, तो इस 102 लाख के दौर में कहीं भी मेडिकल सिस्टम का जिक्र नहीं है, एजुकेशन का जिक्र है। लेकिन वह भी देखिए जो डाटा बनाया गया वह पूरा का पूरा हायर एजुकेशन के लिए 1,18,000 5 साल में, यानी लगभग 20-25 हजार करोड़ रुपए सालाना चल रहा है। उस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल एजुकेशन पर फिर 37,000 करोड़ रुपए, यानी 5 साल में, यानी कितना बचा, 7,000 करोड़ रुपए हर साल में आप खर्च कर रहे हैं। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के नाम पर 1,68,000 का जिक्र जरूर हुआ, लेकिन हॉस्पिटल या इलाज को लिए मद्देनजर नहीं हुआ। स्पोर्ट्स पे जिक्र 7,618। ये जानकारी सिर्फ इसलिए है क्योंकि जो 100 लाख करोड़ का एक डाटा निकल कर आया उसके भीतर का सच 2023 में क्या है, और जिस 100 लाख करोड़ के जरिए दुनिया के तमाम बैंकों से और दुनिया का इन्वेस्टमेंट जो भारत लाने का प्रयास, और इन सब के बीच भारत के बैंकों पर जो दबाव कि आप कॉरपोरेट को लोन देते चले जाइए, काम होते चला जाएगा। लेकिन इस दौर में अगर काम होते चला जाता तो फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी काम कर रहा होता। उसके भीतर का सच यह है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के भीतर भी लगभग 40% लोग अब काम मिलता ही नहीं है। बाकी जो है उनके पास काम मनरेगा की स्थिति में 100 दिन भी काम नहीं मिलता है साल के भीतर में, कि ये परिस्थिति आ गई। तो क्या एक ऐसी परिस्थिति में भारत की इकोनॉमी भी आकर खड़ी है जिसका बुलबुला अगर फूटेगा तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो कर्ज दिया जाता है और जिस लिहाज से दिया जाता है उसका कोई बेसिक रूट नजर नहीं आ रहा है। जैसे शेयर बाजार में किसी को समझ नहीं आया कि आखिर किस तरीके से चीजें कैसे खड़ी हो रही हैं, और उसको लेकर जब अंतर्राष्ट्रीय तौर पर चर्चा शुरू हो गई तो उसका असर भारत के भीतर भी पड़ा और अब सरकार पर भी पड़ा है। भारत सरकार के एक नौकरशाह बांग्लादेश गए पिछले हफ्ते, लेकिन वहां उन्होंने अडानीज का जो गोड्डा पावर प्लांट है जो अटक गया है मामला कि आप इतनी कीमत क्यों मांग रहे, उन्होंने बात नहीं की। क्योंकि इस देश के भीतर में अडानी कांड के बाद एक पॉलिटिकल दबाव भी है कि दरअसल आप अडानीज के लिए क्या अंतर्राष्ट्रीय तौर पर चीजें मैनेज कर रहे थे। तो इस बार अधिकारी ने बात नहीं किया। तो अब इस हफ्ते एक अडानीज कंपनी का पूरा एक मीटिंग करने के लिए वहां एक समूह जाएगा जो बातचीत करेगा कि किसी तरीके से चीजें अनुकूल तो हो जाए और बिजली सप्लाई शुरू तो कर दे। यानी हर उस प्रोजेक्ट को लेकर सरकार की भागीदारी, सरकार की साझेदारी अगर उस इकोनॉमिक बुलबुले के समान है तो भारत के भीतर का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का चेहरा जो इस देश के भीतर आज की तादाद में जो महंगाई और बेरोजगारी के सवालों को उठाता है उसकी स्थिति क्या होगी। और अगर आप अगल बगल देख रहे हैं जो हालत श्रीलंका की हुई, जो पाकिस्तान की है, जो बांग्लादेश की हो रही है,
ये परिस्थितियां जिस रूप में चल रही है, इसका अंदेशा भारत की इकोनॉमी के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि जिस दिन ये बुलबुला फूटा उस दिन स्थिति क्या होगी, अच्छे दिन और बुरे दिन का जिक्र नहीं, क्योंकि भारत के रूट्स को इस दौर में मोनेटाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के जरिए पब्लिक सेक्टर को खत्म करते हुए देश की गाढ़ी कमाई जो पसीने और खून से सींची गई थी बीते 5-6 दशकों में, वह प्राइवेट सेक्टर के हाथों में सौंपी गई, तो बुलबुला फूटेगा तो देश की बेसिक इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।